हेलो दोस्तों, स्टडी विद कॉन्सेप्ट के इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग 12th क्लास की एनसीईआरटी कर रहे थे, जिसमें पार्ट ए कंप्लीट हो चुका है। ये पार्ट बी है। इसके बाद से आपका पार्ट सी आएगा। तो इसमें हम लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को लेकर के समझा था। तो अब आगे बढ़ते हैं। इसमें हमारा रह रहा था, जैसे यहाँ से हमको देखना है राजकीय केंद्र से। तो इसमें दिया है कि राजकीय केंद्र बस्ती के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित था। हालांकि इसे राजकीय केंद्र की संज्ञा दी गई है, पर इसमें 60 से भी अधिक मंदिर सम्मिलित थे। स्पष्टतः मंदिरों और संप्रदायों को प्रश्रय देना शासकों के लिए महत्वपूर्ण था, जो इन देवस्थलों में प्रतिष्ठित देवी देवताओं से संबंध के माध्यम से अपनी सत्ता को स्थापित करने तथा वैधता प्रदान करने का प्रयास कर रहे थे। तो ये हमने बहुत ही अच्छे तरीके से समझा है। ऊपर लगभग 30 संरचनाओं की पहचान महलों के रूप में की गई है। ये अपेक्षाकृत बड़ी संरचनाएं हैं जो अनुष्ठानिक कार्यों से संबद्ध नहीं होती। यानी कह रहा है कि जिसको राजकीय केंद्र घोषित किया गया है, उसमें 30 ऐसी संरचनाएं पाई गई हैं जिनका जो संबंध है, संबद्ध है, वो अनुष्ठानिक कार्यों से नहीं है। ठीक है, ये अलग है। इन संरचनाओं तथा मंदिरों के बीच एक अंतर यह था कि मंदिर पूरी तरह से राजगिरी से निर्मित थे, जबकि धर्मेतर भवनों की अधिसंरचना विकारी वस्तुओं से बनाई गई थी। तो ये भी आपके लिए काम की चीज़ें नहीं है, ये भी छोड़ दीजिएगा। या ये महानवमी डिब्बा, इस क्षेत्र की कुछ अधिक विशिष्ट संरचनाओं का नामकरण भवनों के आकार और साथ ही उनके कार्यों के आधार पर किया गया है। राजा का भवन नामक संरचना अंतः क्षेत्र में सबसे विशाल है, परंतु इसके राजकीय आवास होने का कोई निश्चित साक्ष्य नहीं मिलता है। इसके दो सबसे प्रभावशाली मंच हैं, जिन्हें सामान्यतः सभा मंडप तथा महानवमी डिब्बा कहा जाता है। पूरा क्षेत्र ऊंची दोहरी दीवारों से घिरा है और इसके बीच में एक गली है। सभा मंडप एक ऊंचा मंच है, जिसमें पास पास तथा निश्चित दूरी पर लकड़ी के स्तंभों के छेद बने हुए हैं। तो ये विशेषताएं बताई गई हैं, ये भी आपके लिए ज़रूरी नहीं है, ये भी छोड़ दीजिए। ये कमल महल है, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। किसी वस्तु अथवा संरचना का ऊर्ध्व अवलोकन होता है। यह हमें उन अभिलक्षणों के विषय में जानकारी देता है जो एक छाया चित्र में नहीं देखे जा सकते। मेहराबों को ध्यान से देखिए, ये संभवतः इंडो इस्लामी तकनीकों से प्रभावित थी। तो ये जो कमल महल है, ये इंडो इस्लामिक तकनीकों से प्रभावित है, क्योंकि आप देख सकते हैं, ये देखिए ये जो मेहराब है ना, ये देखिए ये मेहराब है इस्लामी। तो आप देखे होंगे, अगर मदरसे देखे होंगे या मस्जिद देखे होंगे, तो इस तरीके की संरचना आप पाए होंगे। और ये देखिए ये मंदिरों में पाया जाता है। तो दोनों चीज़ें इसमें देखने को मिल रही हैं। तो ये थोड़ा सा एग्जाम्पल्स आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि प्री में कहीं से भी आपका क्वेश्चन उठ सकता है। तो यहाँ पर दे देगा कि निम्नलिखित में से कमल महल, यहाँ पर पूछ लेगा कि वास्तु संरचना कैसी है या किससे प्रभावित है, इंडो इस्लामी से है कि द्रविड़ है कि नागर है, इस तरीके से कुछ भी आपको दे करके पूछ लेगा। तो ध्यान रखेंगे कमल महल जो है। और यदि आप गंगा जमुना तहजीब या भारत में विविधता, सांस्कृतिक विविधता को भी दिखाना चाहेंगे, तो यहाँ पर आप दिखा सकते हैं, इसका एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इस कमल महल में इंडो इस्लामिक प्रभाव यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से दिखता है। फिर ये छोड़ दीजिएगा, ये भी कुछ नहीं है, ये भी छोड़ दीजिएगा। बस एक बार इसको रीड कर लीजिएगा। हालांकि इसमें कुछ भी नहीं है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से, इसलिए इसको छोड़ते हुए हम चलेंगे। आप सीधे यहाँ आइए। राजकीय केंद्र में स्थित अन्य भवन। अब अन्य भवनों के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। राजकीय केंद्र के सबसे सुंदर भवनों में एक लोटस महल है, जिसका यह नामकरण 19वीं शताब्दी के अंग्रेज यात्रियों ने किया था। हालांकि यह नाम निश्चित रूप से रोमांचक है, लेकिन इतिहासकार इस बारे में निश्चित नहीं है कि यह भवन किस कार्य के लिए बना था। तो बस थोड़ा सा आप ये ध्यान रखेंगे, प्री का ये फैक्ट है। ऐसा तो हालांकि यूपीएससी में नहीं पूछेगा, पीसीएस वाला थोड़ा सा ध्यान देंगे कि कमल महल का नामकरण किसके द्वारा किया गया था। तो अंग्रेज यात्रियों के द्वारा किया गया था। एक
सुझाव जो मैकेंजी द्वारा बनाए गए मानचित्र से मिलता है यह है कि यह परिषदीय सदन था जहां राजा अपने परामर्शदाताओं से मिलता था। हालांकि अधिकांश मंदिर धार्मिक केंद्र में स्थित थे, लेकिन राजकीय केंद्र में भी कई थे। इनमें से एक अत्यंत दर्शनीय को हजार राम मंदिर कहा जाता है। तो ये भी आपके लिए काम की चीज़ नहीं है। काम की चीज़ जो थी सारी ऊपर ही थी, जो हमने देख लिया काफ़ी अच्छे तरीके से। ठीक है, संभवतः इसका प्रयोग केवल राजा और उनके परिवार द्वारा ही किया जाता था। बीच के देवस्थल की मूर्तियां अब नहीं हैं, लेकिन दीवारों पर बनाए गए पटल मूर्तियां सुरक्षित हैं। इनमें मंदिर की आंतरिक दीवारों पर उत्कीर्ण रामायण से लिए गए कुछ दृश्यांश सम्मिलित हैं। शहर पर आक्रमण के पश्चात विजयनगर की कई संरचनाएं भी नष्ट हो गई थीं, पर नायकों ने महलनुमा संरचनाओं के निर्माण की परंपरा को जारी रखा। इनमें से कई भवन आज भी अस्तित्व में हैं। धार्मिक केंद्र राजधानी का चयन। अब हम तुंगभद्रा नदी के तट से लगे शहर के चट्टानी उत्तरी भाग की ओर ध्यान केंद्रित करते हैं। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार ये पहाड़ियाँ रामायण में उल्लेखित बाली और सुग्रीव के वानर राज्य की रक्षा करती थीं। अन्य मान्यताओं के अनुसार स्थानीय मातृ देवी पंपा देवी ने इन पहाड़ियों में विरूपाक्ष, जो राज्य के संरक्षक देवता तथा शिव का एक रूप माने जाते हैं। तो विरूपाक्ष पे ध्यान रखेंगे, ये भी प्री का फैक्ट है आपके लिए कि विरूपाक्ष किनका रूप है। तो ये भगवान शिव का रूप है और इन्हें संरक्षक देवता के रूप में जाना जाता है, जैसे कि पुरंदर वर्षा के देवता, झंझावत के देवता इंद्र को मानते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखेंगे कि राज्य के संरक्षक के देवता किसे माना गया है, तो वो माना गया है शिव का ही एक रूप है विरूपाक्ष उसे। ठीक है, और यह देगा कि विरूपाक्ष निम्नलिखित में से किन देवता का स्वरूप है, तो वो है आपका भगवान शिव का। तो कह रहा कि ये हो गया कि पहाड़ियों में ये माने जाते हैं के रूप में माने जाते हैं। से विवाह के लिए तब किया था। आज तक यह विवाह विरूपाक्ष मंदिर में हर वर्ष धूमधाम से आयोजित किया जाता। इन पहाड़ियों में विजयनगर साम्राज्य के पूर्वकालिक जैन मंदिर भी मिले हैं। दूसरे शब्दों में यह क्षेत्र कई धार्मिक मान्यताओं से संबद्ध है। इस क्षेत्र में मंदिर निर्माण का एक लंबा इतिहास रहा है, जो पल्लव, चालुक्य, होयसल तथा चोल वंशों तक जाता है। आमतौर पर शासक अपने आप को ईश्वर से जोड़ने के लिए मंदिर निर्माण को प्रोत्साहन देते थे। ये हमने काफ़ी अच्छे तरीके से समझ लिया ऊपर क्यों देते थे। अक्सर देवता को व्यक्त अथवा अव्यक्त रूप से राजा से जोड़ा जाता था। मंदिर शिक्षा के केंद्रों के रूप में भी कार्य करते थे। शासक और अन्य लोग मंदिर के रख रखाव के लिए भूमि या अन्य संपदा दान देते थे। तो ये भी चीज़ें हमने मीन्स के हिसाब से समझ लिया था कि मंदिरों का पतन कैसे हुआ। कुछ जो मंदिर थे तो इसमें आप देख सकते हैं कि राजा इनके संरक्षण के लिए दान दक्षिणा देते थे। फिर वो क्या करते थे, भूमि भी अनुदान देते थे कि हाँ ठीक है, आप एक काम कीजिए कि यहाँ पर आप आकर के मंदिर बनाइए। फिर मंदिरों के आसपास ही फूल माला इन सब चीज़ों का दुकान लग जाता था। फिर वहाँ से वो कर वसूल करते थे। कई मंदिरों में जो बहुत भव्य मंदिर होते थे उनके प्रांगण में क्या करते थे, ये जहाँ लोग बैठते हैं, इकट्ठा होते हैं, वहाँ पर लोग शिक्षाएं देते थे। तो उससे भी कुछ आय मतलब वो जनरेट हो जाती थी। तो इस तरीके से राजा को भी बढ़िया राजस्व मिलता था और उसकी स्थिति भी काफ़ी मजबूत हो जाती थी। तो वही बात यहाँ पे कह रहा है। अतएव मंदिर महत्वपूर्ण धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक केंद्र के रूप में विकसित हुए। तो मैं वही आपको बता रही थी, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कैसे। तो ये कीवर्ड्स हैं ये। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछ ही लेंगे कि किसी भी काल का दे दे, इस काल की मंदिर क्या दर्शाती है, विवेचना कीजिए, चर्चा कीजिए, मूल्यांकन कीजिए, तो ये कीवर्ड्स है। तो यहाँ से आप ये डाल करके आप बता सकते हैं कि मंदिर धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक केंद्रों के रूप में उस काल के शासकों का या फिर कह सकते हैं आम जनता का या लोगों के दृष्टिकोण को दर्शाती है। तो यहाँ पर ये कीवर्ड्स डाल करके आप क्या कर सकते हैं, अपना स्टार्टिंग कर सकते हैं। मंदिरों का निर्माण, मरम्मत तथा रखरखाव अपनी सत्ता, संपत्ति तथा निष्ठा के लिए समर्थन तथा मान्यता के महत्वपूर्ण माध्यम थे। कौन? तो मंदिर महत्वपूर्ण क्यों थे, यहाँ से आप देख सकते हैं। मंदिर महत्वपूर्ण क्यों हो सकते हैं, ये देखिए पूरा दे दिया है। ठीक है, जैसे कि सत्ता मजबूती के लिए, ये देखिए यहाँ पर सत्ता के लिए, संपत्ति के लिए, निष्ठा के लिए,
ठीक है, निष्ठा होगी तो लोग वहाँ जाएंगे, दान दक्षिणा करेंगे, अपने बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए वहाँ पर भेजेंगे। सत्ता मजबूत कैसे ही होगी कि राजा जो होंगे वो मंदिर के पुजारी को, जो बहुत बड़े पुरोहित होंगे, उनको क्या करेंगे, सम्मानित करेंगे। इससे जो जनता है उनकी निष्ठा होती है मंदिर के प्रति, और मंदिर में जाते हैं तो पुजारी के प्रति भी इनकी निष्ठा होती है, तो ये इनको सम्मान देते हैं। जब राजा इनको सम्मान देगा तो ये इन्हीं के फेवर में आएंगे। तो इस तरीके से इनकी जो स्थिति थी वो भी मजबूत होती थी। प्लस जो यहाँ से आय होते थे उससे भी राजा को मिलता था, तो इससे संपत्ति भी राजा की वो होती थी, इकट्ठी होती थी, और इसी संपत्ति के बल पे वो सैनिक रखता था, दुर्ग का निर्माण करवाता था, और इससे क्या होता था कि वो काफ़ी शक्तिशाली हो जाता था। यह संभव है कि विजयनगर के स्थान का चयन वहाँ विरूपाक्ष तथा पंपा देवी के मंदिरों के अस्तित्व से प्रेरित था। यहाँ तक कि विजयनगर के शासक भगवान विरूपाक्ष की ओर से शासन करने का दावा करते थे। सभी राजकीय आदेशों पर सामान्यतः कन्नड़ लिपि में श्री विरूपाक्ष शब्द अंकित होता था। शासक देवताओं से अपने गहन संबंधों के संकेतन के रूप में बिरुद, हिंदू, सूरत, राणा का प्रयोग भी करते थे। यह अरबी भाषा के शब्द सुल्तान, जिसका अर्थ है राजा का संस्कृत अनुवाद था, और शाब्दिक रूप में इसका अर्थ था हिंदू सुल्तान। ये सब छोड़ दीजिएगा। विजयनगर के शासकों ने पूर्वकालिक परंपराओं को अपनाया, उनमें नवीनता लाई और उन्हें आगे विकसित किया। अब राजकीय प्रतिकृति मूर्तियां मंदिरों में प्रदर्शित की जाने लगी, और राजा की मंदिरों की यात्राओं को महत्वपूर्ण राजकीय अवसर माना जाने लगा, जिन पर साम्राज्य के महत्वपूर्ण नायक भी उनके साथ जाते थे। गोपुरम और मंडप, इसको देखते हैं। मंदिर स्थापत्य के संदर्भ में इस समय तक कई नए तत्व प्रकाश में आते हैं। इनमें विशाल स्तर पर बनाई गई संरचनाएं जो राजकीय सत्ता की द्योतक थी शामिल हैं। इनका सबसे अच्छा उदाहरण राय गोपुरम अथवा राजकीय प्रवेश द्वार थे, जो अक्सर केंद्रीय देवालयों की मीनारों को बौना प्रतीत कराते थे और जो लंबी दूरी से ही मंदिर के होने का संकेत देते थे। ये संभवतः शासकों की ताकत की याद भी दिलाते थे, जो इतनी ऊंची मीनारों के निर्माण के लिए आवश्यक साधन, तकनीकी तथा कौशल जुटाने में सक्षम थे। अन्य विशिष्ट अभिलक्षणों में मंडप तथा लंबे स्तंभों वाले गलियारे, जो अक्सर मंदिर परिषद में स्थित देवस्थलों के चारों ओर बने थे, सम्मिलित थे। अब हम दो मंदिरों को और सूक्ष्मता से देखते हैं, विरूपाक्ष मंदिर तथा विट्ठल मंदिर। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण कई शताब्दियों में हुआ था। हालांकि अभिलेखों से पता चलता है कि सबसे प्राचीन मंदिर 9वीं-10वीं शताब्दियों का था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के बाद इसे कहीं अधिक बड़ा किया गया था। मुख्य मंदिर के सामने बना मंडप कृष्णदेव राय ने अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में बनवाया था। इसे सूक्ष्मता से उत्कीर्णित स्तंभों से सजाया गया था। पूर्वी गोपुरम के निर्माण का श्रेय भी उन्हें ही दिया जाता है। इन परिवर्धनों का अर्थ था केंद्रीय देवालय पूरे परिसर के एक छोटे भाग तक सीमित रह गया। ये भी छोड़ दीजिए। मंदिरों को सभागारों का प्रयोग विविध प्रकार के कार्यों के लिए होता था। तो ये देखिए सभागार प्रांगण, वही मैं बोल रही थी, जैसे विवाह, नृत्य, संगीत, शिक्षा, ये सब। इनमें से कुछ ऐसे थे जिनमें देवताओं की मूर्तियां, संगीत, नृत्य और नाटकों के विशेष कार्यक्रमों को देखने के लिए रखी जाती थी। अन्य सभागारों का प्रयोग देवी देवताओं के विवाह के उत्सव पर आनंद मनाने और कुछ अन्य का प्रयोग देवी देवताओं को झूला झुलाने के लिए होता था। इन अवसरों पर विशिष्ट मूर्तियों का प्रयोग होता था, जो छोटे केंद्रीय देवालयों में स्थापित मूर्तियों से भिन्न होती थी। दूसरा देवस्थल विट्ठल मंदिर भी रोचक है। यहाँ के प्रमुख देवता विट्ठल थे, जो सामान्यतः महाराष्ट्र में पूजे जाने वाले विष्णु के रूप हैं। तो ये क्वेश्चन स्टेट पीसीएस में पूछा है कि विट्ठल जो हैं वो किस देवता से संबंधित हैं, तो विष्णु के रूप हैं, तो ध्यान रखेंगे। ये पूछ चुका है, यहाँ पर मैं क्वेश्चन लेना भूल गई हूँ। ये क्वेश्चन पूछा है और 2-3 बार पूछा है अलग अलग स्टेटों के पीसीएस में, तो थोड़ा ये ध्यान रखेंगे। इस देवता की पूजा को कर्नाटक में आरंभ करना उन माध्यमों का द्योतक है जिसमें एक साम्राज्यिक संस्कृति के निर्माण के लिए विजयनगर के शासकों ने अलग अलग परंपराओं को आत्मसात किया। अन्य मंदिरों की तरह है इस मंदिर में भी कई सभागार तथा रथ के आकार का एक अनूठा मंदिर भी है। मंदिर परिसरों की एक चारित्रिक विशेषता रथ गलियां हैं, जो मंदिर के गोपुरम से सीधी रेखा में जाती हैं। इन गलियों का फर्श पत्थर के टुकड़ों से बनाया गया था और इनके दोनों ओर स्तंभ वाले मंडप थे, जिनमें व्यापारी अपनी दुकानें लगाया करते थे। तो ये भी छोड़ दीजिए।
जिस प्रकार नायकों ने किलेबंदी की परंपरा को जारी रखा, यही किलेबंदी जो मैं आपको बता रही थी कि वहाँ से अपना जो मंदिरों के आसपास केंद्र के एक तरीके से आर्थिक केंद्र के रूप में विकसित होते थे, जो दुकान व्यापार वगैरह होते थे, उससे राजा को इनकम होती थी और इस इनकम के थ्रू वो सीना रखता था, किलेबंदी करवाता था। तो ये परंपरा यहाँ भी जारी थी, आपको देखने को मिल जाएंगी विजयनगर साम्राज्य में भी, और अधिक व्यापक बनाया। ठीक वैसा ही इन्होंने मंदिर निर्माण की परंपराओं के संदर्भ में भी किया। यहाँ तक कि कुछ सबसे दर्शनीय गोपुरमों का निर्माण भी स्थानीय नायकों द्वारा किया गया था। अब इसको देखते हैं, महलों, मंदिरों तथा बाजारों का अंकन। हमने विजयनगर के विषय में जानकारी के भंडार का विश्लेषण किया है। फोटोग्राफ, नक्शे, संरचनाओं के, ये सब छोड़ दीजिए। मैकेंजी के द्वारा किए गए आरंभिक सर्वेक्षणों के बाद यात्रा वृत्तांतों और अभिलेखों से मिली जानकारी को एक साथ जोड़ा गया। 20वीं शताब्दी में इस स्थान का संरक्षण भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण तथा कर्नाटक पुरातात्विक एवं संग्रहालय विभाग द्वारा किया गया। 1976 में हम्पी को राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में मान्यता मिली। तदुपरांत 1980 के दशक के आरंभ में विविध प्रकार के अभिलेखन प्रयोग से व्यापक तथा गहन सर्वेक्षणों के माध्यम से विजयनगर से मिले भौतिक अवशेषों के सूक्ष्मता से प्रलेखन की एक महत्वपूर्ण परियोजना का शुभारंभ किया गया। लगभग 20 वर्षों के काल में पूरे विश्व के दर्जनों विद्वानों ने इस जानकारी को इकट्ठा, ये भी कुछ नहीं है आपका, ये भी आप छोड़ सकते हैं, ये भी छोड़ दीजिए। अब इसमें देखिए, ये भी छोड़ ही दीजिए। ये नक्शे के बारे में बताया गया है, कुछ नहीं है, ये जो नक्शा दिखाया गया ना, इसी के बारे में बताया गया है। ये भी छोड़ दीजिएगा, ये भी कुछ नहीं है। इसे देख लेते थोड़ा सा। बाजार, पेश बाजार का एक सजीव विवरण। आगे जाने पर एक चौड़ी और सुंदर गली पाते हैं। इस गली में कई व्यापारी रहते हैं और वहाँ आप सभी प्रकार के माणिक्य और हीरे और पन्ने और मोती, ये बता रहा है कि वहाँ पर क्या क्या सामान मिलते थे बाज़ारों में। ठीक है, तो मोती, वस्त्र, पृथ्वी पर होने वाली हर वस्तु जिसे आप खरीदना चाहेंगे पाएंगे। फिर हर शाम को आप एक मेला देख सकते हैं जहाँ से कई सामान्य घोड़े तथा टट्टू और कई तुरंज और नींबू और संतरे और अंगूर और उद्यान में उगने वाली हर प्रकार की वस्तुएं और लकड़ी मिलती हैं। इस गली में आप हर वस्तु पा सकते हैं। ये बाजार के बारे में बताई गई हैं। और सामान्य रूप से वह शहर का वर्णन विश्व के सबसे अच्छे संभरण वाले शहर के रूप में करता है, जहां बाजार चावल, गेहूं, मतलब ये कह सकते हैं हम कि दैनिक जो चीज़ें होती थी, यहाँ से लेकर के जो फेस्टिवल वगैरह होते थे, यहाँ तक कि आज की भी डेट में आप देखेंगे तो मार्केट में सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, चाहे वो वस्तु हो या फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं पशु वगैरह भी यहाँ पर बेचे जाते थे। तो सारी चीज़ें वहाँ भी उस टाइम पे विजयनगर साम्राज्य के मार्केटों में अवेलेबल था। और आप देख सकते हैं कि मंदिर का जो प्रांगण होता था और उसके अगल बगल के जो जगह होते थे वहाँ पर फूल माला बिकता था। और आज भी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, चाहे वो कोई दरगाह हो या फिर कोई मंदिर हो। ठीक है, लड्डू, फूल, फिर जो जो चढ़ाते हैं वो सारी चीज़ें आपको अवेलेबल वहीं पे मिल जाएंगी। और वहीं आप देखेंगे आसपास जब जनता जाती है तो देखेंगे कि पब्लिक के लिए लोग वहाँ पर मतलब चप्पल, जूते, कपड़े, मतलब A to Z सामान आपको वहाँ पर मिल जाएगा। अगल बगल पूरा एक मार्केट के रूप में वो जगह बिल्कुल विकसित हो जाता है। और जो भी लोग जाते हैं, जो श्रद्धालु होते हैं, चाहे कहीं भी जाएं, वो आप देखेंगे हर जगह यही व्यवस्था है। तो वर्तमान में भी इसकी जो प्रासंगिकता है वो बनी हुई है। ठीक है, उत्तरों की खोज में प्रश्न। सुरक्षित भवन हमें उन तरीकों के विषय में बताते हैं जिनसे स्थानों को व्यवस्थित किया गया और उन्हें प्रयोग में लाया गया। वह हमें यह भी बताते हैं कि किन वस्तुओं और तकनीकों से उनका निर्माण किया गया और कैसे किया गया। उदाहरण के लिए किसी शहर की किलेबंदी के अध्ययन से हम उसकी प्रतिरक्षण आवश्यकताओं और सामरिक तैयारी को समझ सकते हैं। यदि हम उनकी अन्य स्थानों के भवनों से तुलना करें तो भवन हमें विचारों के फैलाव और सांस्कृतिक प्रभाव के बारे में भी बताते हैं। वे उन विचारों को जाहिर करते हैं जो निर्माणकर्ता या प्रश्नदाता व्यक्त करना चाहते थे। वे अक्सर ऐसे चिन्हों से परिपूर्ण, तो कुछ भी नहीं है, एक ऐसे ही बता दिया गया है। यानी जितनी भी चीज़ें हमारी थी वो हमने ऊपर देख लिया था काफ़ी अच्छे तरीके से। क्वेश्चन के माध्यम से भी हमने उस चीज़ को समझा है।
तो ये भी आपका कुछ नहीं है, ये भी छोड़ दीजिए, ये भी कुछ नहीं है आपका। ठीक है, ये काल थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि आंसर जब लिखना पड़ता है ना, तो कभी कभी क्या होता है कि आपको काल के बारे में डायरेक्ट नहीं बताएगा, बस दे देगा कि प्रथम शताब्दी, दूसरी शताब्दी, तीसरी सहस्त्राब्दी, ऐसे करके आपको लिखने को दे देगा। तो कोई गारंटी नहीं है यहाँ से भी आपको कुछ ऐसे बना करके दे दे। तो ये जो काल होते हैं ना, थोड़ा सा इनको नज़र में रखिएगा, इस कालों से भी आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं। बाकी ये क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आप चाहें तो इसको लिख करके प्रैक्टिस कर सकते हैं आंसर राइटिंग का खुद के लेवल पर, ये देख सकते हैं। और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, ये एक बेस तैयार कर सकते हैं आप यहाँ से आंसर राइटिंग करके। ठीक है, ये हो गया आपका। तो जो भी चीज़ें थी हमारी, हमने ऊपर बिल्कुल अच्छे से करवा दिया था, एग्ज़ाम की दृष्टि से जो भी था क्वेश्चन लेकर के आप लोगों को समझा दिया गया था। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। बाकी अगले चैप्टर में देखेंगे, और अगला जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा किसान, जमींदार और राज्य। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसमें भी कई सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसको हम अगले वीडियो में करेंगे, अच्छे से करेंगे इसको, और इसे समाप्त करने के बाद से हम सीधा आएंगे पार्ट सी पे। अभी ये 12th क्लास की NCERT का पार्ट भी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ भी है। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।